सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे शीटेड मैथ पेडागॉजी। आप सभी के बीच में लेकर के आ चुकी हूँ। तो आइए देख लेते हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि जो भी इम्पोर्टेंट है बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी लोगों ने ईवीएस की पेडागॉजी कर ली है, तो ये है मैथ की पेडागॉजी। जब ये हो जाएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास आप सभी लोगों के लिए जल्द लेकर के आऊँगी। तो आज चलिए फटाफट हम सभी लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति देख लेते हैं कि गणित की क्या क्या प्रकृति है, कैसे होना चाहिए, किस तरीके से गणित को व्यवस्थित किया गया है। तो सबसे पहले है गणित की प्रकृति में प्रकृति तार्किक। जो गणित की प्रकृति हो वो तार्किक हो। सबसे पहले है कि गणित का जो नेचर या गणित की प्रकृति हो वो तार्किक हो, यानी लॉजिकल हो। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि हम सभी लोग करते हैं एडिशन, मल्टीपल और उसके बाद जैसे कि हिंदी में कह सकते हैं गुणा जोड़ घटाना, ये सब चीज़ें। तो जैसे कि दे देते हैं 2 + 2, उसके बाद 4 + 2। तो गणित क्या होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे है टारगेट ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट, यानी गणित अमूर्त होनी चाहिए। जो गणित है वो अमूर्त होता है, न कि मूर्त होता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अमूर्त, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ कि बिना लिखे पूछना। जैसे कि मैं जब आप सभी लोगों को या फिर छोटे बच्चों को पूछा जाता है दिखा करके, या तो कोई क्या बोलते हैं कि खेल के माध्यम से, कोई टियल्लम या फिर कोई जैसे कि कंचे हो गए या टॉफ़ी हो गए, ये सब चीज़ें दे करके बच्चे को उसके बाद उसे ऐड कराया जाता है या फिर उसे दिखा करके किया जाता है, तो वो नहीं। जैसे कि मैं बच्चे से पूछ लूँ कि 47 + 27 कितना होगा, जबकि मैंने उसे दिखाया नहीं। जब दिखाया नहीं जाता है और उसे ऐड करने को या फिर पूछ लिया जाता है, तो वो देखा तो है नहीं बच्चा, उसे ऐड करेगा। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया 47 + 27, या फिर कह सकते हैं 45 + 27, इसको ऐड करो। तो बच्चा ये देखा नहीं है और मैंने दे दिया, वो सोच करके लॉजिक लगा करके, जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति लॉजिक गणित लॉजिक होता है गणित में, तो वो इस तरीके से लॉजिक लगा करके बच्चा मैथ सॉल्व करेगा। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड नंबर पर, पूछ लेते हैं ये एग्जाम में बन जाता है, डायरेक्ट इसके स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसको आपको रॉन्ग या राइट करना होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है सटीक और व्यवस्थित। अगर नहीं दिख रहा होगा उसके लिए मैं लिख देती हूँ सटीक जो मैथ होता है, जो गणित होता है, वो सटीक व व्यवस्थित होता है। जैसे कि अगर हम कह देंगे किसी बच्चे को कि 4 + 2 क्या होगा, तो वो बताएगा 6 होगा। 4 + 2 6 होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि कोई एक संख्या होगी या कोई जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद पूर्ण संख्या होगा, कुछ भी हो, वो एक व्यवस्थित क्रम में होती है, ना कि आगे पीछे होता है। तो उसी को क्या कहते हैं, सटीक एवं व्यवस्थित। सटीक उसके आंसर आते हैं। जैसे कि अब 4 + 2 ये तो नहीं कह देंगे कि 5 होगा, सटीक का क्या होता है 6 होगा तो होगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं फोर्थ नंबर पे कि अनुमान सिद्धांत या फिर फॉर्मूला कह सकते हैं कि फॉर्मूला सिद्धांत। जो मैथ होता है उसमें फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला बेस होता है, बिना सूत्र के आप मैथ नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि निगमनात्मक विवेचन। जो मैथ होता है ये एक होता है आगमन, एक होता है आगमन से निगमन,
तो ये जो है, ये हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 6 to 8 के बच्चे होते हैं, अगर पेडागोजी की क्लास देख रहे होंगे तो ये उनके लिए है कि एग्जाम्पल के बाद रूल, उदाहरण से नियम की तरफ। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद उन्हें उसका नियम बताया जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ पे दिया है निगमनात्मक, जो 1 से 5 क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें पहले नियम बताया जाता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को दे देते हैं a + b, बच्चे को दे देते हैं 1 + 5 का होल स्क्वायर, क्या होगा इसके? तो सबसे पहले हम उसे बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो बच्चा क्या करेगा, वो उसको हमने रूल बता दिया और इस रूल के अकॉर्डिंग बच्चा रख लेगा, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसे कहते हैं निगमनात्मक। उसके बाद आ जाता है, देख लेते हैं श्रेणीबद्ध। उसके बाद आ जाता है श्रेणीबद्ध। उसके बाद देख लेते हैं ये श्रेणीबद्ध क्या है, जोड़ के बारे में सिखाना। जो श्रेणीबद्ध है उसको एक श्रेणीबद्ध की तरह जोड़ के बारे में सिखाना। जैसे कि 2 + 5, 2 + 3 = 5, या फिर 5 + 2 = 7। उसके बाद जैसे कि 12 + 11 = 23। ये हो गया श्रेणीबद्ध, जोड़ को एक श्रेणी के माध्यम से सिखाना। उसके बाद आ जाते हैं स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा का गणना करना। जो मैथ है उससे हमारा क्या क्या हो सकता है, स्थान, संख्या, मापन, मात्रा, दिशा, गणना सिखाना होता है बच्चों को। उसके बाद देख लेते हैं कि अमूर्त चिंतन, जो अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बेस्ट है। अमूर्त चिंतन अगर आता है तो वो पॉजिटिव वर्ड है, न कि निगेटिव वर्ड है। उसके बाद देख लेते हैं कि चिन्हात्मक, एक हमारा छूट रहा था जो कि है चिन्हात्मक। चिन्हात्मक में क्या होता है कि बच्चे को चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है कि गुणा, भाग, जोड़, घटाव, इसके सिंबल के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है कि जोड़ किसे कहते हैं। जोड़ जब ऐसे सिंबल रहेगा तो उसे क्या करना, जैसे कि अगर इस तरह के सिंबल आ गए तो उसे जोड़ कहते हैं, इस तरह के सिंबल आ गए तो इसे भाग कहते हैं, इस तरह के सिंबल आ गए तो इसे जोड़ कहते हैं, इस तरह के सिंबल आ गए तो इसे घटाव कहते हैं। अगर बच्चे को यही सिंबल ही नहीं पता रहेगा तो बच्चा मैथ कैसे सॉल्व करेगा, ये बच्चे को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो बच्चे को गणित जो सिंबल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। ये सब पॉजिटिव वर्ड हैं, आप सभी लोग देख लीजिएगा। मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी आप सभी लोग क्लास एंजॉय करिए। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि जैसे कि मैथ के क्या क्या उद्देश्य होते हैं या होने चाहिए। हम सभी लोग देख लेते हैं कि मैथ के उद्देश्य। तो मैथ के उद्देश्य में आ जाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि बच्चे गणित को आनंद पूर्वक सीखते हैं। मैं यहाँ लिखते चलती हूँ, आप सभी लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो बच्चे मैथ को आनंद पूर्वक बच्चे गणित को या फिर मैथ को आनंद पूर्वक सीखें, इस तरह से होना चाहिए मैथ। ये नहीं कि जो 1 से 5 क्लास के बच्चे हैं उनको इस तरह से मतलब सबसे पहले इतना हार्ड, इतने उस तरीके से प्रोवाइड करा दीजिए कि बच्चों को इंटरेस्ट ही ना आए, क्योंकि बच्चा तो वैसे ही मैथ से भागता है। तो मैथ क्या होना चाहिए उद्देश्य, सबसे पहले कि वो आनंदपूर्वक बच्चे इस तरह से होना चाहिए। कार्टून या फिर नॉर्मल इस तरह से क्वेश्चन होने, जैसे कि उसमें दे देता है कि 2 केले + 2 केले कितने होंगे,
2 टॉफ़ी प्लस 1 टॉफ़ी मिल करके कितना होगा, तो इस तरह से दे देता तो बच्चे उसे एंजॉय करते हुए सीखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि बच्चे बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, इसका उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद है बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं, बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिस पर वे बात कर सकते हैं आपस में एक दूसरे से। उसके बाद आ जाते देख लेते बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और हल करें, जो सार्थक हो उस समस्या को बच्चे उठाएं और सॉल्व कर सकें। उसके बाद है बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझें, जो बच्चे हैं वो जो अमूर्त चीज़ें हैं उसके प्रयोग के संबंधों को समझें। इस तरह के मैथ के उद्देश्य होने चाहिए। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉजिटिव वर्ड हैं जो कि मैं आप सभी लोगों के बीच लेकर के आई हूँ। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं देख लेते हैं एनसीएफ 2005 क्या कहता है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए देख लेते हैं। तो मैथ का उद्देश्य तो ये है कि सबसे पहले अध्यापक कक्षा के प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के साथ पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि अध्यापक कक्षा में बच्चों के साथ इस तरह से गणित पे काम करे कि बच्चा मैथ सीख सकता है। पहले ही अगर अध्यापक हार मान जाएगा और उस पर अच्छे से कार्य नहीं करेगा तो बच्चा क्या गणित सीखेगा। जैसे कि कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं कि बच्चे होते हैं उन्हें क्या पता होता है, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो सिखाना ही नहीं चाहते। तो हमारा एनसीएफ 2005 इस चीज़ पे बल देता है कि बच्चे को अगर गणित सीखना है तो उसके पहले टीचर को एक्टिव होना चाहिए और टीचर को इस तरह से गणित को प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि बच्चे को ये न लगे कि वो गणित है। अभी हम सभी लोगों ने देखा था पिछली वीडियो जो ईवीएस की पढ़ी थी कि ईवीएस को मैथ में लैंग्वेज में किस तरह से इन्वॉल्व किए थे। तो वो जो मैथ होता है उसका जो एक सरल करने का तरीका है वो ईवीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि बच्चे को उसके वातावरण से कनेक्ट करके मैथ सिखाया जाता है। जैसे अभी हमने बताया आप सभी लोगों को कि क्या बोलते हैं कि खेल खेल के माध्यम से, जैसे पहेलियों के माध्यम से जो बच्चों के ज़िंदगी में डेली चलता है, जैसे खाने पीने से लेकर के चीज़ें, उठने बैठने से उसके रिलेटिव से, इन सब तरीक़ों को ऐड करके उसमें एक कहानी के माध्यम से मैथ सिखाया जाता है। तो वो एक टीचर को करना चाहिए। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं कि समस्या क्या है मैथ सीखने और सिखाने के लिए। क्या समस्या है मैथ सीखने और सिखाने के लिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले भय और असफलता। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भय और असफलता सबसे बड़ी चीज़ यही है इसकी। और भय क्यों है? क्योंकि कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, अगर वो कोशिश करें तो ऐसा नहीं है कि उनका मैथ खराब है, वो बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करते हैं तो मैथ में क्यों नहीं करेंगे। लेकिन कारण क्या है? कारण ये है भय और असफलता। अगर वो भय तो उनके अंदर रहता ही रहता है और वो एक बार अगर करते हैं वो गलत हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो असफल अगर हो जाते हैं तो और वो हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन जिन बच्चों का मैथ कमज़ोर है, वाकई में कमज़ोर है, मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग ये मत सोचिए कि आप सभी लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोशिश करिए, मैथ प्रैक्टिस बेस होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। तो आप सभी लोग जिसका मैथ बहुत ख़राब हो, बहुत ही वीक हो, वो सबसे पहले एक नॉर्मल स्टार्ट करें, गुणा भाग जोड़ घटाना, वहाँ से स्टार्ट करें और डेली प्रैक्टिस करें। तो देखिए कम से कम 2-3 महीने जाते जाते उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। और भय तो बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं निराशाजनक पाठ्यक्रम। जो मैथ में प्रॉब्लम आती है, समस्या क्रिएट होती है, वो निराशाजनक पाठ्यक्रम भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों के अकॉर्डिंग ना होना, पाठ्यक्रम का भी ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चों के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम नहीं होता है तो उन्हें हताश और निराश करता है मैथ सीखने में। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड्स हैं, वो बहुत अच्छी हैं पढ़ने में, शायद वो भी ये वीडियो देख रही हों। उनके अंदर ये चीज़ है कि वो कर ले जाती हैं और वो कोशिश भी करती हैं, लेकिन वो पता है अगर वो सीखें
तो बहुत अच्छे से वो परफॉर्मेंस करें, लेकिन उनका यही प्रॉब्लम है कि वो सबसे पहले भय खा जाती हैं और उसमें कोशिश नहीं करती हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और मैथ हमें सीखना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को के लिए भी बता रही हूँ कि कभी भी भय मत करिए। अगर एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, उसके बाद तो नहीं होंगे ना। उसके बाद आ जाते हैं अपर्याप्त अधिगम सामग्री। अपर्याप्त अधिगम सामग्री भी इसकी एक समस्या का कारण है। उसके बाद आ जाते हैं निष्कृष्ट आकलन पद्धति। बेकार आकलन पद्धति भी जो है वो इसके समस्या का कारण है। ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड पेडागोजी में आ जाते हैं। उसके बाद है शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। जो टीचर है, जैसे कि टीचर तो हर कोई डीएलएड या बीटीसी या बीएड कर रहा है, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका मैथ पहले से ही बहुत वीक होता है और उस पर वो वर्क नहीं करते हैं। बाद में वो अगर टीचर हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, बच्चों को क्लास में क्या करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम तो उनकी ही है कि उनको मैथ ही कमज़ोर है। और क्या होता है कि क्या बोलते हैं, स्कूल में वैकेंसी तो दे नहीं रहे हैं, कहेंगे कि फुल है फुल है। फुल क्या है, जो जिस सब्जेक्ट का टीचर है उसको न रख करके किसी और कोई और सब्जेक्ट उसे पकड़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे का भविष्य खराब होता है, न कि टीचर का। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, शिक्षक की अपर्याप्त तैयारी। जब शिक्षक का वो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा, शिक्षक कोई तैयारी किया ही नहीं रहेगा, तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। हाँ, ये चीज़ है कि वहाँ पे जा कर के रूल या फिर बुक से देख करके पढ़ा दे। बुक से देख करके और रूल बताना वो अलग बात होती है, और जो एक खुद में तैयारी होती है वो अलग बात होती है। अभी हम सभी लोगों ने देखा कि ऊपर जब मैथ का उद्देश्य पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ मेंशन था कि आनंद पूर्वक पढ़ाएं। जब टीचर खुद उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा होगा तो वो बहुत ही आनंद पूर्वक बच्चों को पढ़ाएगा, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब टीचर की ही नहीं तैयारी रहेगी तो बच्चों को वो क्या आनंद पूर्वक पढ़ाएगा। ये बात यही कही गई है। उसके बाद है शिक्षण अधिगम पद्धति। जो शिक्षण अधिगम पद्धति है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो समस्या का कारण बन सकता है। उसके बाद है रुचि न लेना। बच्चा अगर रुचि नहीं ले रहा है मैथ में तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं मेथड मैथ। मैथ के मेथड देख लेते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मेथड में देख लेते हैं आगमन एवं निगमन। अभी मैंने आप सभी लोगों को बताया था आगमन एवं निगमन, ये है बड़े बच्चों के लिए आगमन एवं निगमन। जो छोटे बच्चों के लिए है वो है निगमन एवं निगमनात्मक। यानी पहले हम रूल बताएंगे, उसके बाद बच्चे को एग्जाम्पल। और जो ये आगमन एवं निगमन है, आगमन इसमें 6 to 8 क्लास के बच्चों का है। इसमें सबसे पहले हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण से नियम की तरफ चलेंगे, रूल की तरफ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसका एक और मेथड है परियोजना पद्धति। उसके बाद है समस्या समाधान। आगमन एवं निगमन, विश्लेषण एवं संश्लेषण, परियोजना पद्धति, समस्या समाधान, ये हमारे इसके मेथड हो जाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच लेकर के आई हूँ, देख लीजिए। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। अभी मैंने गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे दिया है यह तार्किक विवेचन पर आधारित है। उसके बाद है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है। उसके बाद है यह प्रकृति में अमूर्त है। उसके बाद है अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। तो हम सभी लोगों ने ये सबसे पहला तो पढ़े थे लॉजिकल, तो ये तो था ही, तार्किक विवेचन पर गणित आधारित ही होती है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह होते हैं। मैंने अभी आप सभी लोगों को क्या पढ़ाया था कि इसका भाषा चिन्ह नहीं होगा, तो कैसे हम सभी लोग पता पाएंगे कि क्या हमें करना है, ये भी है। उसके बाद है यह प्रकृति में अमूर्त है। मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ये अमूर्त है, तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, तो ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों राइट है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे
नेक्स्ट पे देख लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं वेन हेले महाराज। जो वेन हेले हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता ही आता है पेपर में। ज्यामिति स्तर, वेन हेले सर ने क्या दिया था, तो इन्होंने दिया था ज्यामिति स्तर। ज्यामिति स्तर इन्होंने दिया था। इनके कितने स्तर थे, तो 4 स्तर थे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला था स्टेज, सबसे पहला था स्टेज। बच्चा ज्यामिति को किस प्रकार सीखता है, बच्चा ज्यामिति को किस प्रकार सीखता है, इन्होंने बताया था कि बच्चा ज्यामिति को किस प्रकार सीखता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो सबसे पहला इनका आ जाता है 0, उसके बाद आ जाता है कि फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि स्टेज में ऐसे तो हम सभी लोग 1 से काउंट करते हैं, लेकिन इनके मैटर में क्या है कि यहाँ 0 से काउंट किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मत गलत करके आइएगा। तो 0 पे सबसे पहले है कि चाक्षु विकरण, चाक्षु विकरण, इसको विजुलाइजेशन भी बोला जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश का नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि हिंदी के इसके अलग अलग तरह के नाम आ जाते हैं जिससे आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि शेप साइज देखकर बच्चा सीखता है। इसमें बच्चा चीज़ों को सिर्फ जानता है। जैसे इसमें कहा गया है कि बच्चा अनुमान नहीं लगा सकता, जैसे उसे रोटी दे दीजिए और उसे समोसे दे दीजिए और आप ये बताइए कि उससे पूछिए कि ये क्या है और किस साइज का है, तो ये नहीं है कि वो बच्चा अलग कर सकता है। बस ये बच्चा जानता है ये रोटी है और ये समोसे हैं। ये नहीं कि वो बच्चा बता दे कि वो सर्कल है और वो वृत्त के आकार में है, सॉरी ट्रायंगल है। ये बच्चा इसमें नहीं अलग कर सकता है, इसका कोई ज्ञान नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका सेकंड स्टेज आ जाता है, सॉरी फर्स्ट स्टेज आ जाता है एनालिसिस, यानी विश्लेषण। विश्लेषण, विश्लेषण इसमें बच्चा जो फर्स्ट है, इसमें बच्चा साइज और शेप को पहचानने लगता है। जैसे कि उसे अगर रोटी दी जाए और उसे समोसे दी जाए तो बच्चा कहेगा ये सर्कल के आकार का है और ये ट्रायंगल के आकार का है। तो बच्चा इस चीज़ का पहचान फर्स्ट स्टेज में करने लगता है। उसके बाद इसके विशेषताओं, शेप के विशेषताओं के आधार पर एनालिसिस यानी विश्लेषण करने लगता है, बताने लगता है ट्रायंगल, वर्ग, वृत्त, इन सब की विशेषता बताने लगता है। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड पे आ जाते हैं कि रिलेशनशिप एमॉन्ग प्रॉपर्टीज, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, अनौपचारिक, अनौपचारिक चारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन इसे कहते हैं। इसमें बच्चा इन शेप के बीच बच्चा संबंध बनाने लगता है, जैसे कि इन सभी के शेप के बीच बच्चा संबंध बनाने लगता है। जैसे कि बच्चा बताता है कि अगर ये वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। उसके बाद अगर ये आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। बच्चा इस चीज़ के बारे में विश्लेषण या फिर ज्ञान रखता है इस स्टेज में, सेकंड स्टेज में, जिसे हम रिलेशनशिप एमॉन्ग प्रॉपर्टीज कहते हैं, जैसे कि इसे हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक निगमन। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं थर्ड पे। थर्ड पे है डिडक्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे कि इसको कहते हैं औपचारिक, औपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। इसमें आकृतियों के फॉर्मूला ढूंढने लगता है। जो बच्चा है यहाँ पे तो इसको अलग करने लगा, जैसे कि ये बताने लगा। उसके बाद जब ये थर्ड पे आ जाता है औपचारिक पे, तब ये इसके
फॉर्मूला ढूंढने लगता है कि वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, आयत का फॉर्मूला क्या होगा, उसके बेस पे ये अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगता है, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करने लगता है। उसके बाद आ जाता है 4th नंबर पे कि दृढ़ता। दृढ़ता आ जाता है। इसमें बच्चा अपने ज्यामिति चिंतन के अकॉर्डिंग खुद से चीज़ें बनाता है। इसमें बच्चा जब 4 स्टेज आते आते बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो खुद से अपनी चीज़ें बनाने लगता है। जैसे कि आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन ले लेंगे, उसमें अगर जिस अकॉर्डिंग वो सॉल्व किया रहेगा, आप उससे हट करके अपने ट्रिक या फिर अपने शॉर्ट तरीके से चीज़ें, अपने शॉर्ट ट्रिक में अपनी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये बच्चे का 4th स्टेज है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैंने आप सभी लोगों को इसके 4 स्टेजेज बताए हैं। 4 स्टेजेज मेरे कहने का मतलब है 0 से 4। आप सभी लोग ये मत सोचिएगा कि 1 से 4 इसमें थोड़ा हटके है, ध्यान रखिएगा। आइए फिर से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, 0 जो स्टेज है उसमें चाक्षुषीकरण है। उसके बाद फर्स्ट वाले विश्लेषण है, 3rd वाले पे अनौपचारिक है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसके जो स्टेज है इसके क्रम पूछ लेते हैं, जो इसके स्टेज हैं इसके क्रम पूछ लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कौन किस वो उस पे आएगा। जैसे कि पहले पे ये, सेकंड पे ये, 3rd पे ये, 4th पे ये, 5 पे ये, इसके क्रम लगाने को दे देता है। तो और सबसे ज़्यादा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि ये 3 ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाक्षुषीकरण सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है, पहला 0 स्टेज वाला, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद सेकंड। हाँ, 3 स्टेज आप सभी लोग 0 से ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्राइमरी के पेपर में तो यही पूछा जाता है। बाकी जो जूनियर के पेपर है उसमें ये भी पूछा जा सकता है। अब तक यही 3 स्टेज पूछे गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे देख लेते हैं कि जीन पियाजे जी ने मैथ के बारे में क्या बताया। आप सभी लोगों को पता ही होगा, सीडीपी में आप सभी लोगों ने पढ़ ही लिया होगा जीन पियाजे जी को, जिन्होंने 4th शायद स्टेज दिए, 4 स्टेज दिए हैं सीडीपी में। तो ये मैथ में भी आ गए हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इनका आ जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, N L W V। इसके देख लेते हैं इसका क्या है। N से हो गया नंबर, इसका क्रम पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, नंबर। उसके बाद है लेंथ, उसके बाद है वेट, उसके बाद है 4 वॉल्यूम। इन्होंने ये 4 चीज़ें बताई हैं, नंबर, लेंथ, वेट, वॉल्यूम। संख्याएं, तर्कसंगत, गणितीय ज्ञान। इन्होंने दिया है संख्याएं, तर्कसंगत, गणितीय ज्ञान पे इन्होंने फोकस किया है और इन्होंने दिया है। तो देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो संख्याएं होती हैं वो लॉजिकल मैथमेटिक के अंदर संबंध बनाने का कार्य करती हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया है नंबर पर। नंबर इनका मुख्य उद्देश्य है, जो कि देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि नंबर्स बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। इन्होंने कहा था हमारे जीन पियाजे जी ने। उसके बाद कुल मिलाकर इन्होंने नंबर पे ज़्यादा फोकस किया है। बस यही चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट थी जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती थी। और इसके बावजूद ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको क्रम से याद रखिएगा, N L V W V, इसको कनेक्ट करके किसी चीज़ से जोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉर्ज पोलिया जी हैं, जो इन्होंने भी 4th स्टेप दिए थे। और किस चीज़ पे दिए थे ये देख लेते हैं। इन्होंने दिए थे समस्या समाधान मॉडल पे। जॉर्ज पोलिया जी जो हैं ये समस्या समाधान मॉडल पे
जॉर्ज पोलिया जी ने समस्या समाधान पे मॉडल दिए हैं, चार स्टेज बताए हैं इन्होंने, 4 स्टेज इन्होंने बताए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहला स्टेज हो जाता है समस्या को समझना। इन्होंने सबसे पहला स्टेज बताया समस्या को समझना। आइए देख लेते हैं क्या है समस्या जो हम समझें। सबसे पहले अपनी समस्या को समझना चाहिए। क्या समस्या है? हमको मैथ नहीं आ रही है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि समस्या को समझना चाहिए। और क्या समस्या है? जैसे कि हमको मैथ नहीं आ रही है। जैसे कि आप हमें मान सकते हैं कि हमें मैथ नहीं आ रही है, मैंने अपनी समस्या को समझा, या हमारा जो टीचर है वो हमारी समस्या को समझे कि मुझे मैथ नहीं आ रही है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद योजना तैयार करना। सेकंड नंबर पे है योजना तैयार करना। देख लेते हैं कैसे। जैसे कि आपको मैथ नहीं आ रही है तो योजना बना ले कि नहीं आ रही है, तो मैथ की क्लास देखती हूँ या फिर प्रैक्टिस करती हूँ। जैसे कि हमें योजना तैयार कर लेनी चाहिए कि अगर हमें मैथ नहीं आ रही है तो हम कोई क्लास देख लें या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लें, या अगर एक टीचर स्कूल में या फिर कॉलेज में मैथ के बहुत सारे टीचर्स मिल जाते हैं, इस टीचर से नहीं समझ में आ रही तो हम उस टीचर से सीख सकते हैं, या फिर हम ये सोच ले कि हम उसे प्रैक्टिस कर करके अपने मैथ को सही दिशा में ला सकते हैं, तो शायद मुझे मैथ आने लगे। उसके बाद देखते हैं कि योजना को कार्यान्वित करना। इन्होंने थर्ड स्टेज क्या बताई कि योजना को कार्यान्वित करना। देख लेते हैं कैसे। बस इन्होंने कहा बस प्लान नहीं करना है, उसको लागू करना है। जैसे मैंने आप सभी लोगों को बताया भी कि मुझे मैथ नहीं आ रही। पहली प्रॉब्लम क्या थी मेरी? समस्या को समझना। मैंने अपनी समस्या को समझा कि मुझे सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ नहीं आ रही। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने योजना बनाया कि हमें इस टीचर से पढ़ लेना चाहिए या फिर हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके अपने मैथ को सही दिशा में लाना चाहिए। तीसरी बात, योजना को कार्यान्वित करना। तो ये तीसरा कह रहा है कि बस केवल आपको प्लान नहीं बना लेना है, आप जो प्लान बनाए हैं उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपने उस पर रूल को, वो जो प्लान है उसको लागू करिए, न कि प्लान बना करके और फिर आप सो जाइए या फिर कॉपी को बंद करके रख दीजिए। उसके बाद है कि करना बस प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए, और जैसे कि इन्होंने कहा बस प्रीवियस ईयर पेपर देख लिए और वो पढ़ा रहा। ये 3 स्टेज हो गए। उसके बाद हम 4th स्टेज पे हैं कि जब हम उसको लागू कर देंगे, यानी जब हम प्रैक्टिस सेट, जैसे सोचे थे कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और मेरा सही हो जाएगा और मैं इस टीचर से न पढ़ के उस टीचर से पढ़ लूँ तो मेरा मैथ अच्छा हो जाएगा, तो मैंने कार्यान्वित कर दी, यानी मैं उस टीचर से पढ़ने लगी और मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने लगी और मैंने 2 या 4 दिन सॉल्व किया। उसके बाद देख लेते हैं कि क्या कहते हैं जॉर्ज पोलिया महाराज। इन्होंने कहा पुनः जांचना। जब हमने उसको लागू कर दिया और मैथ का प्रैक्टिस सेशन मैं स्टार्ट कर दी, दूसरे टीचर से मैं सॉल्व भी करने लगी और उनसे मैं सीखने भी लगी, तो इन्होंने कहा पुनः जांचना, एक मॉक लगाएं और उसको पुनः जांचें। यानी कि मैं अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को पुनः जांचूं, क्या मैं सही हूँ, क्या मुझे आ रहा है, क्या मैं सीख पा रही हूँ। सीखने के बाद हम पुनः उसे अपने मैथ को या फिर जो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ या फिर मैं मॉक लगा करके पुनः अपने आप को जांचूं। तो ये 4 उन्होंने स्टेज बताएं। ये बहुत आसानी से आप सभी लोगों को याद हो जाएगा, जैसे कि याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, देख लेते हैं कि हमारे गणित के 2 मुख्य उद्देश्य हैं और वो 2 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है विस्तृत उद्देश्य, ब्रॉड लेवल पे एक बहुत बड़ा उद्देश्य। उसके बाद दूसरा संक्षिप्त उद्देश्य। तो विस्तृत और संक्षिप्त में क्या है? सबसे पहले तो संक्षिप्त में है बेसिक मैथ। बेसिक मैथ, बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। बेसिक चीज़ें जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाना, ये हमारे गणित का संक्षिप्त उद्देश्य हो गया। जैसे कि पूछा जाएगा
कि संक्षिप्त उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है और विस्तृत उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि संक्षिप्त उद्देश्य के अंतर्गत प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ घटाना आता है और ये वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। और जो विस्तृत उद्देश्य है ये गणितीकरण करना यानी विस्तार करना। जब आप सभी लोग जैसे कि 1 से 5 क्लास में रहते हैं तो हमें जहाँ तक लगता है कि यही पूछा जाएगा, क्योंकि 1 से 5 क्लास के पेडागोजी में मैथ में तो छोटा ही चीज़ पढ़ाया जाता है, नॉर्मल जोड़ घटाना गुणा भाग। और जब आप बड़े क्लास में जाते हैं तो ये चीज़ें ब्रॉड हो जाती हैं, या फिर जब आप कोई एग्ज़ाम देते हैं जैसे एसएससी से रिलेटेड, टीचर की वैकेंसी आए उससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें मैथ पूछा जाता है तो वो एक ब्रॉड लेवल हो जाता है जिसे कहते हैं गणितीकरण करना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं जोल्टन डीन्स, इन्होंने क्या दिया है। जोल्टन डीन्स जो है इन्होंने क्या दिया, तो इन्होंने दिया है सीखने के सिद्धांत। इन्होंने जोल्टन डीन्स ने दिया है सीखने के सिद्धांत और इन्होंने 4 टाइप के दिए हैं। देख लेते हैं कौन से हैं 4 टाइप। सबसे पहला है तो गतिक नियम, डायनेमिक प्रिंसिपल। गतिक नियम में देखते हैं क्या है। सबसे पहले बच्चा एक्टिव होकर अंतः क्रिया करके सीखता है। बच्चा गतिक नियम से ही पकड़ लीजिए कि इसमें क्या होगा। बच्चा जब एक्टिव रहेगा तभी तो सीखेगा, जब एक्टिव नहीं रहेगा तो कहाँ से बच्चा सीखेगा। तो इन्होंने वही चीज़ की है कि बच्चा एक्टिव होकर अंतः क्रिया करके सीखता है। उसके बाद सेकंड इन्होंने बताया कि बोधात्मक परिवर्तनशीलता। सेकंड में इन्होंने बताया बोधात्मक परिवर्तनशीलता, जैसा कि टीएलएम के माध्यम से बच्चा सीखता है। जो मैथ है उसको अगर टीएलएम के माध्यम से, जैसे कि ये हमारा टीएलएम हो गया, टीएलएम तो एक साइड हम यहाँ पे दे दें कि 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ गया 2 पे हमने कार्टून क्रिएट किए। मेरी बहुत अच्छी नहीं है ड्राइंग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बस मैं आप सभी लोगों को ऐसे पढ़ाना चाहती हूँ जिससे कि आप सभी लोगों को ध्यान रहे और आप सभी लोग भूले नहीं, बस मेरा यही उद्देश्य है। जैसा कि इन्होंने कहा बोधात्मक परिवर्तनशीलता, टीएलएम के माध्यम से बच्चा सीखता है। अगर हम टीएलएम के माध्यम से मैथ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो छोटा बच्चा है, तो हम उसे कहेंगे बच्चा 1 पे अगर यहाँ पे टीएलएम के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं तो ये एक लड़का हो गया और ये 2 लड़की हो गई और ये 3 पे चिड़िया हो गई। ठीक, तो अगर सबसे पहले बच्चा ये चीज़ नहीं बता पा रहा है 1 2 3, तो हम कहेंगे कि कितने लड़के हैं, तो बच्चा तुरंत कहेगा 1। फिर हम कहेंगे कितनी लड़कियां हैं, बताएगा 2। हम कहेंगे कितनी चिड़िया हैं, तो वो कहेगा 3। तो ये बच्चे को सीखने में मदद करता है, जिससे बच्चा बहुत लंबे समय तक ध्यान रखता है और उसे भूलता नहीं है। इसीलिए हमारा एनसीएफ 2005 जो है वो टीएलएम इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है, खेल खेल के माध्यम से, टीएलएम के माध्यम से। ये सारे पॉजिटिव वर्ड है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है गणित परिवर्तनशीलता। इन्होंने तीसरा जो टाइप है उसको दिया है गणित परिवर्तनशीलता। मैथ को आसपास की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाइए। ये चीज़ तो और ही अच्छी है कि मैथ को आसपास की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ाइए, बच्चे को तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद है रचनात्मक नियम। जब बच्चा अपने अनुभव या पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखता है तो उसे क्या कहते हैं, रचनात्मक नियम। तो ये इन्होंने 4 स्टेप दिए हैं, यानी 4 टाइप्स बताए हैं। उसके बाद देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट है जो कि
पूछ लिया जाता है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सियोम, इसको कहते हैं अभिगृहित। अभिगृहित, अपगृहित। उसके बाद है सेकंड नंबर पे अनुमान। अनुमान। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पे, देख लेते हैं थ्योरम यानी प्रमेय। प्रमेय। तो सबसे पहला मुझे इस यहाँ पे लाने का ये था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और किस तरह से ये चीज़ मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि मैं आप सभी लोगों से कह दूँ कि 4 + 3 = 5। 4 + 3 = 5। तो आप सभी लोग हमसे ये नहीं कहेंगे कि मैम ये गलत है, मैम ये गलत है। हम जो भी कहें आप उसे मान लें कि 4 + 3 = मैम कह रही 5, हाँ 5। यानी ये झूठ को सच में मानता है। जो झूठ होता है उसे सच मानता है। झूठ को सच, उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित। उसके बाद इसी के अपोजिट देख लेते हैं कि अनुमान। अनुमान जो है, जैसे कि हम कह दें 8 + 5 = 10। तो आप सभी लोग कहेंगे इसमें कि मैम 8 + 5 10 तो होता ही नहीं है। अगर होता है तो आप हमें प्रूफ दीजिए कि क्या ये 8 + 5 10 होता है। यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत होती है, प्रूफ करना पड़ता है। तो ये जो है, ये झूठ को सच में नहीं मानता है, ये झूठ को सच में बदलता नहीं है। यहाँ पे प्रूफ की ज़रूरत होती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे प्रमेय या फिर थ्योरम। यहाँ पे है, दिया गया है कि 1 मिनट थोड़ा, यहाँ पे आ जाते देख लेते हैं कि ये जो थ्योरम है ये कहता है कि जब अनुमान को आप सभी लोग कहेंगे कि मैम यहाँ पे आप हमें प्रूफ दीजिए कि 8 + 5 10 होता है और कैसे। और जब हम इसी को यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, जब हम इसे यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं या फिर हमें प्रूफ करना पड़ जाता है, तब उसे क्या कहते हैं? थ्योरम या फिर प्रमेय। अगर ये 8 + 5 10 हो रहा है तो प्रूफ करने के बाद सच में 10 आएगा, नहीं तो 8 + 5 13 आएगा। तो इसी को कहते हैं थ्योरम या फिर प्रमेय। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो एसएससी का फेवरेट या एसएससी की जान समझ लीजिए। सॉरी, ये क्या बोलते हैं, एसएससी में बोलने लगी, जो एनसीईआरटी का फेवरेट और उसकी जान है। सबसे पहले आ जाता है पैटर्न। पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो रीजनिंग बन जाती है। इसमें मैथ है तो रीजनिंग कहाँ से आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। पेडागोजी में एक टॉपिक है पैटर्न। देख लेते हैं पैटर्न। पैटर्न में आपको कई तरीके से पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले दिया है इस तरह से आ जाए। उसके बाद
आपको दे दे, इस तरह से पूछ ले, उसके बाद आपको दे दे, इस तरह से। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे 2 4 6, उसके बाद का पूछ लेता है, उसके बाद आ जाता है। तो इस तरह से बहुत तरीके से पैटर्न में बनते हैं। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले कि पैटर्न में सबसे पहले ये इस तरह से है, उसके बाद ये अपोजिट हो गया, फिर उसके बाद ये इस तरह से है, तो एक के बाद एक उल्टा हो रहा है, तो हम इसे उल्टा कर देंगे। उसके बाद देख लेते हैं, ये एक क्रम से चल रही है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4, उसके बाद हम 5 कर देंगे, 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 आ जाएगा, ऐसे संख्या बढ़ती रहेगी। उसके बाद देख लेते हैं, ये एक क्रम 3 बार 1 1 हुआ है, उसके बाद 3 बार 2 2 हुआ है, उसके बाद हम इसे 3 बार 3 3 कर देंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि ये आ जाता है पैटर्न, जैसे कि ये इसका वर्ग बन रहा है, 2 और 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 4 दूनी 8 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 16। अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, जैसे कि 2 का वर्ग करने पे 4 आएगा, 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इसके आगे 16 का वर्ग कर देंगे, उसके बाद जो आएगा उसका वर्ग कर देंगे, इस तरह के पैटर्न बन जाएंगे। उसके बाद ये आ गया कि 3 त्रिका 9, उसके बाद जब ये 3 का वर्ग हो गया, 3 त्रिका 9, उसके बाद वर्ग का मतलब समझ लीजिए 3 का 3 में गुणा, बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, 3 का 3 में गुणा, उसके बाद 2 का 2 में गुणा, 4 का 4 में गुणा, उसके बाद जब ये 3 में 3 का आ गया, 3 त्रिका 9, तो हम 9 का 9 में करेंगे, 9 9 81, तो 81 हो जाएगा। आगे का अगर हमें बढ़ाना रहेगा तो 81 में 81 का, इस तरह से पैटर्न चलेंगे सारे। उसके बाद देख लेते हैं सममिति भी पूछा जाता है पेपर में। तो सबसे पहले सममिति में देख लेते हैं कि सममिति में जैसे कि दे देगा आपको इस तरह से। सममिति का एक मेन ये चीज़ समझिएगा कि जब भी सममिति पूछे, जो भी दिया रहे उसके बीच से आप काट लीजिए। जैसे कि ये था, इसके बीच से हमने काट दिया तो इसके 2 पार्ट हो गए। उसके बाद यम दिया है, यम के हम बीच से काट लिए, इसके 2 पार्ट हो गए। यन दिया है, यन के बीच से काट लेंगे तो कितने पार्ट होंगे। इस तरह से सममिति में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट में है, दिया है कि 2D 3D शेप्स, चौपट टाइलिंग। जो चौपट टाइलिंग होता है, पूछा जाता है क्या होता है चौपट टाइलिंग, तो वो होता है 2D 3D टाइप के जो भी शेप्स होते हैं वो चौपट टाइलिंग के अंतर्गत आते हैं। पेपर में पूछ लेता है तो वहाँ पे छाटने को दे देता है कि चौपट टाइलिंग किसके अंतर्गत आता है। उसके बाद अबेकस आ जाता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अबेकस आ जाता है और पूछा जाता है कि अबेकस के माध्यम से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अबेकस देख लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अबेकस बनाया है, छोटा होगा तो नहीं दिख रहा होगा, मैं बड़ा बना के दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर जो बच्चे नहीं देखे होंगे अबेकस, वो देख लें। इस तरह से अबेकस होता था। इस तरह से अबेकस होता था, जैसे कि इसके अंदर कलर होता था। ये समझ लीजिए, समझने के लिए बस मैं बना रही हूँ।
ये हमारा अबेकस बन गया, जैसे कि ये अबेकस हो गया। तो इसके माध्यम से जोड़, घटाना, और उसके बाद जो दृष्टि बाधित होते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो इसमें इस तरह से गोले गोले लगे होते हैं, तो उसको वो हाथ से महसूस करके, छू करके उससे वो पढ़ लेते हैं। तो ये दृष्टि बाधितों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दृष्टि बाधित। उसके बाद आ जाते हैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी फिर उसके बाद प्लेस वैल्यू। ये सभी चीज़ें हम अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। ये पूछा जाता है कि अबेकस के माध्यम से क्या क्या सिखाते हैं, या फिर दे देता है जोड़ घटाना या फिर दृष्टिबाधितों के लिए, तो वो अलग अलग तरीके से उसका अपना पूछने का तरीका है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जियो बोर्ड। जो जियो बोर्ड है, जो जियो बोर्ड है, इसके माध्यम से क्या क्या सिखा सकते हैं हम बच्चों को, ये देख लेते हैं। जियो बोर्ड के माध्यम से सबसे पहला नंबर तो बच्चों को ज्योमेट्री सिखा सकते हैं। ज्योमेट्री सिखा सकते हैं, जैसे कि 2D शेप के, जैसे कि जियो बोर्ड इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है जियो बोर्ड। जो नहीं देखें देख लीजिए। इसमें हम बच्चे को 2D शेप सिखा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से हम बना देंगे, इन आकृतियों में मिला देंगे, मिला करके जियो बोर्ड के माध्यम से हम बच्चे को ये बना देंगे। वर्ग, आयत, ट्रायंगल, जो 2D शेप के हैं वो सब हम जियो बोर्ड में बना सकते हैं। इस तरह से देख लीजिए, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी होगी। इस तरीके से हम बना सकते हैं, कुछ भी 2D शेप का होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं जियो जेब्रा। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। जियो जेब्रा जो है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर फ़ोन पर आधारित होता है। 2D और 3D कुछ भी, यानी 2D 3D ये सारे स्टेप इस पे सिखाए जाते हैं, जियो जेब्रा। उसके बाद आ जाते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के माध्यम से हम क्या क्या सिखा सकते हैं बच्चों को? ग्राफ पेपर के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं डेसिमल, नंबर, उसके बाद प्लस माइनस। ये सब हम ग्राफ पेपर के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। आप सभी लोगों ने ग्राफ पेपर तो देखे ही होंगे, इस तरह से होते हैं। हम सभी लोग जब 7, 6, 8 में थे तो हम लोगों को ये ग्राफ पेपर मिलता था भरने के लिए, जब मैथ सिखाया जाता था, जैसे कि 0, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से दर्शाते हैं और इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पे दिया है डॉट पेपर। डॉट पेपर किस तरह से होते हैं देख लेते हैं। डॉट पेपर देख लेते हैं। डॉट पेपर में इस तरह से आकृति बनी होती है। ये मैं इतना टाइम, आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैम इतना टाइम लगा रहे, तो मैं इतना टाइम करने के बाद आप सभी लोगों को इसलिए इतनी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि आप सभी लोग भूले नहीं। ऐसे तो लगता है कि सब कुछ आ रहा है, लेकिन जब पेपर में बैठ जाते तो मिक्स हो जाता है, समझ में नहीं आता किसका क्या है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को ग्राफ यानी आकृतियाँ, जिस चीज़ की जैसी आकृतियाँ हैं वो सब दिखा करके सिखा रही हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए और आप सभी लोग वहाँ एग्ज़ाम हॉल में ना भूलें। तो इस तरह से हो जाएगा डॉट पेपर, देख लीजिए। इस तरह से डॉट बने होंगे,
एक मैं बता देती हूँ, इसके माध्यम से आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे इस तरह से बने होते हैं, अगर हाँ इस पे कह दे यम बनाने को, तो इस तरह से यम, इस पे कोई नंबर बना सकते हैं, कोई शेप बना सकते हैं, तो इस तरह से डॉट पेपर पे आप दर्शा सकते हैं। ये होता है डॉट पेपर। इस पे आप, इससे आप ज्योमेट्री सॉल्व करा सकते हैं, और सममिति का भी। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट etc। इसके माध्यम से आप ज्योमेट्री, सममिति, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये सब चीज़ें आप पढ़ा सकते हैं। हिंदी का भी अल्फ़ाबेट आप सिखा सकते हैं इसके माध्यम से। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट आ जाता है 10 ग्राम। ये देख लेते हैं क्या होता है। इसके माध्यम से जियोमेट्रिकल शेप्स, पहेलियाँ, खेल, ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं, जो कि देख सकते हैं इसका यहाँ पे आकृति बनी हुई है। उसके बाद देख लेते हैं डीन्स ब्लॉक। इसके माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से हम, ध्यान रखिएगा, ये तो सभी लोगों को पता होगा, बॉर्ड मास। डीन्स ब्लॉक के माध्यम से हम इसकी 2 चीज़ें काट दीजिए, बाकी ये चारों हम सभी लोग सिखा सकते हैं, जैसे कि जोड़ गुणा, भाग और घटाना, ये सब चीज़ें हम सिखा सकते हैं डीन्स ब्लॉक के माध्यम से। इसको याद रखने के लिए मैंने आप सभी लोगों को बताया है। उसके बाद प्लेस वैल्यू और शेप्स का स्पेशियल, ये सब चीज़ें हम टेंस ब्लॉक के माध्यम से सिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, देख लेते हैं। नेक्स्ट पे आ गया शेप्स, तो कुछ उसमें दे देता है 2D और 3D अलग करने को। तो 2D और 3D में देख लेते हैं, जो हमारा ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये 2D है, और आयत जो है ये 2D है, और उसके बाद वर्ग जो है वो 2D है, उसके बाद जो वृत्त है ये 2D है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3D में आ जाते हैं। 3D हमारा क्यूब जो है वो 3D है, क्यूबाइड जो है वो 3D है। उसके बाद कोन जो आता है, कोन, ये हमारा 3D है। उसके बाद सिलेंडर आ जाता है, ये हमारा 3D है। ये हमारे 3D हो गए, ये हमारे 2D हो गए। ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और देख लीजिए 2D और 3D। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पे देख लेते हैं। सबसे पहले 2 आ जाता है, एक हो जाता है समुच्चयन और एक हो जाता है संवर्धन। समुच्चयन और संवर्धन में क्या क्या अंतर है देख लेते हैं। अगर समुच्चयन जो है इसमें, अगर हम समुच्चयन जो है इसमें हम 2 चीज़ें अगर हम जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चयन। अगर पूछ ले, जैसे कि 2 पेन प्लस 2 पेन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पेन। तो इसे हम कहेंगे समुच्चयन हम कहेंगे 2 + 2 4, इसे हम समुच्चयन कहेंगे। उसके बाद संवर्धन को देख लेते हैं। संवर्धन
संवर्धन। संवर्धन में क्या हो जाएगा कि एक चीज को दो चीज हो और एक चीज को ज़्यादा बढ़ाया जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे कि दूध है और इसमें इस दूध में पानी की मात्रा अधिक करना, पानी की मात्रा को बढ़ाना। मैंने इसलिए इस एग्जाम्पल को लिया क्योंकि ये अपने भारत समाज में बहुत तेज़ी से हो रहा है कि दूध में पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ाई जाती है। तो ये संवर्धन है और ये समुच्चयन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लीजिए अगर ना दिखाई दे रहा हो। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे हम लोग देख लेते हैं गणित की मूलभूत संकल्पना। गणित की मूलभूत संरचना या फिर कह सकते हैं संकल्पना। तो ये क्या है? जैसे कि सबसे पहले है बीजगणितीय संरचना। बीजगणितीय संरचना जिसके माध्यम से या फिर जिसके अंतर्गत बेसिक चीज़ें आती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये बीजगणितीय हैं। ये है बीजगणितीय संरचना। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है कि क्रमिक संरचना। क्रमिक संरचना में आ जाएगा कि जैसे पूछ लेता है बड़ा और छोटा, ये सारे सिंबल दे देता है, ये सब क्रमिक संरचना के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते तलरूप संरचना। तलरूप संरचना इसके अंतर्गत आ जाता है, देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है सीमा, समीपता या फिर निकटता। इसका मतलब होता है कि जैसे मैं आप सभी लोगों से पूछ लूं कि 100 का सन्निकटतम मान, जैसे कि छोटे बच्चे जो हैं उनसे एग्जैक्ट आंसर हम नहीं निकाल सकते क्योंकि वो छोटे होते हैं। इसलिए उनकी जो मैथ की बुक्स आप सभी लोगों ने देखी होगी उसमें सबसे ज़्यादा यही सब चीज़ें मेंशन होती। क्यों? क्योंकि उन्हें दे दिया जाता है कि 100 का सन्निकटतम मान बताइए। तो अगर वो बच्चा 99 या फिर 98 भी बता देता है तो ये सही होता है, न कि गलत होता है, क्योंकि छोटे बच्चों के बुक में सबसे ज़्यादा यही चीज़ मेंशन की जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये है गणित की मूलभूत संरचना। गणित की मूलभूत संरचना। थोड़ा राइटिंग में पे मत जाइएगा आप सभी लोग, देख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलती हूँ। नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि मापन, मेजरमेंट से लिया है मैंने मिली, उसके बाद है मिली सेंटी, डेसी। इस तरह से आप सभी लोगों को बताएंगे तो आप सभी लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। मिली, सेंटी, डेसी। उसके बाद एक चीज़ आप सभी लोगों को बता दूं कि ये चाहे लीटर दे या फिर मीटर दे या फिर ग्राम दे, इन तीनों में आप सभी लोग ऐसे रख देंगे। जैसे अगर ये कहता है मिलीलीटर, सेंटीलीटर, तो आप इसे लीटर मान लीजिए। अगर ये कहता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, तो आप इसे मीटर मान लीजिए। और अगर ये कहता है मिलीग्राम, सेंटीग्राम,
डेसीग्राम, तो आप इसे ग्राम में कर लीजिए। ये आप सभी लोगों को आसानी होगी। जिन बच्चों को बहुत नहीं पता है उन्हें कन्फ्यूजन नहीं पैदा करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। आ जाता है मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, लीटर, मीटर, ग्राम, कुछ भी जो पेपर में दिया हो उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद डेका, डेका के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद किलो, किलो। तो मिली, सेंटी, डेसी, लीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा मूल उद्देश्य ये था आप सभी लोगों को सिखाने के लिए कि आप सभी लोग जब ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे कि ऊपर से जब आप सभी लोग नीचे आएंगे तो आप सभी लोगों को 10-10 का हर में फासला, मतलब एक के एक से एक का जो है वो 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप है, ध्यान रखिएगा, 10-10 का गैप है। तो इसमें ये होता है कि अगर पूछ लेता है कि किस तरह से इसको करना है, तो इसको मैं एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि एक साइड से आप आएंगे तो गुणा गुणा करेंगे, एक साइड से आप चलेंगे तो भाग भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 1 लीटर, 1 लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 किलो लीटर में, 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? तो पहले यहाँ पे देखिए कि किलो कहाँ है, यहाँ पे है। 1 किलो, यहाँ पे लीटर दिया तो लीटर पकड़ लीजिए। 1 किलो लीटर में, क्वेश्चन में बता देती हूँ, 1 किलो लीटर में इसने पूछा है कितने लीटर होते हैं, कितने लीटर होते हैं। तो 1 किलो लीटर में जब लीटर पूछ रहा है तो हम जब यहाँ से हेक्टो पे गए, किलो लीटर तो यहाँ है, जब हम हेक्टो पे गए तो 10 का अंतर है। उसके बाद हम जब हेक्टो से डेका पे गए तो 10 का है। उसके बाद जब हम डेका से लीटर पे गए तो 10 का है। तो हम जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम 10-10 में गुणा करते जाएंगे, 10-10 में गुणा करते जाएंगे। और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10-10 में भाग देते जाएंगे। ये देख लीजिए, इसका यही प्रोसेस है। तो जैसे इसने पूछा था तो हमारे पास कितने मिल गए? 10, 3 मिल गए। और ये 3 मिलकर के क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं 1000, 1000 हो गया। तो आप कह सकते हैं 1 किलो लीटर में, 1 किलो लीटर में कितने लीटर इसने पूछा था, तो आप कह सकते हैं 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होता है। जैसे ये पूछ सकता है कि 1 किलो लीटर में कितने डेसी, ये किलो लगा दिया और लीटर लगा दिया। अगर यहीं पे ये पूछ ले, 1 मिनट में आप सभी लोगों को बताती हूँ, इरेज कर दूँ तो बताती हूँ। जैसे कि यहीं पे पूछ ले ये कि यहाँ पे तो हमने लीटर से करा दिया, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दे कि 1 किलो मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि 1 किलोमीटर हम इसे मान लेंगे। ठीक, ये किलो है ही, हम यहाँ से मीटर देख लिए, हम समझ गए कि 1 किलोमीटर की यहाँ की बात कर रहा है। हम यहाँ से 1 किलोमीटर देख लिए। अब हमें कितनी सीढ़ी चढ़नी है कि हमें ये मीटर मिल जाए। जैसे अगर हम यहाँ से एक सीढ़ी चढ़ते हैं, यहाँ से अगर हम एक सीढ़ी चढ़ते हैं तो सबसे पहला हमें एक 10 मिला, दूसरी सीढ़ी जब हम चढ़ेंगे हमें दूसरा 10 मिला, तीसरी जब हम चढ़ेंगे तो हमें तीसरा 10 मिलेगा। तो हम 1 किलोमीटर से मीटर में आ गए। तो
तो हम 10 गुणे 10 गुणे 10, तो ये बराबर हो जाएगा 1000। तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और ऐसे हम ग्राम का भी निकाल सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग कि ये जब ऊपर से हम लोग आते हैं नीचे, भाग में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे था मिली, मिली, सेंटी, डेसी, यहाँ मीटर, लीटर या फिर ग्राम। उसके बाद आ जाता है डेका, हेक्टो, किलो। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन रहा है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये पूछ लिया 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। मिलीमीटर यहाँ है, देख लीजिए। अगर ये मीटर में पूछा तो हम यहाँ मीटर लगा लिए, अगर ये लीटर में पूछता तो हम लीटर लगा लेते, अगर ये ग्राम में पूछता तो हम ग्राम लगा लेते। तो इसने पूछा हमसे मीटर, तो हम 1 मिलीमीटर इसे मान लिए। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये पूछ रहा है कि मीटर, जब हम मिली से मीटर में आएंगे तो कितने का वो है 10, 10, उसके बाद 10। तो यहाँ पे क्या कह रखा था कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको भाग करना है, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमें गुणा करना है। तो जब हम ऊपर से नीचे आए तो हमें ये 10 मिला, ये 10 मिला, ये 10 मिला, तो हम क्या करेंगे 1/1000। तो हम कह देंगे कि 1 मिलीमीटर में 1000, एक सही 1 अंश है और 1000 हर है। तो हम कह देंगे कि 1000वां भी कह सकते हैं, 1000वां, या फिर 1/1000 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर मिले हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद याद करने का ध्यान रख लीजिएगा कि इसे याद कर लीजिएगा। क्रम कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ऊपर नीचे, तो वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, बाकी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रैक्शन सिखाने के तरीके। फ्रैक्शन सिखाने के तरीके ये हैं, फ्रैक्शन सिखाने के तरीके देख लेते हैं। सबसे पहले है एक क्वेश्चन, इसका मैं आप सभी लोगों के बीच में लेके आई हूँ। 1 सही 1/3 अगर दिया है तो ये पूछा है कि जब बच्चों को 2 भिन्नों को जोड़ने के लिए कहा जाता है तब एक सामान्य त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है। बच्चे कर देते हैं, जब बच्चों को जोड़ने के लिए दिया जाता है तो एक सामान्य त्रुटि जो शिक्षक अक्सर पाता है वो बच्चे करते हैं, वह यह है कि बच्चे अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ जोड़ते हैं। ऐसी त्रुटि का संभावित कारण सबसे सटीक क्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि 2/3 प्लस 4/5 हम बच्चे को दे दें और बच्चे को पता ही ना हो और बच्चा ऐसे जोड़ देगा, क्या ये सही है। 2 + 4 = 6, उसके बाद 5 3 = 8, ये ऐसे अगर बच्चा जोड़ देगा तो क्या ये सही है। वही ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है तो वो सबसे सटीक मान पूछ रहा है या फिर सबसे संभावित क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है कि बच्चे अक्सर क्यों ऐसा करते हैं। तो ये करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित बच्चों की पूर्व समझ जो होती है वो सही नहीं होती, जिसके कारण बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया, अगर ये जो है बेसिक, अगर यही सब नहीं पता होगा सही तरीके से बच्चे को तो बच्चे जरूर गलती करेंगे। जैसे कि अगर इस तरह का दे दिया भाग,
कि अगर बच्चों को पता ही नहीं रहे कि इस भिन्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा तो गलती करेगा, बच्चा डायरेक्ट ऐसे कर लेगा। जबकि इसका तरीका सॉल्व करने का ये है कि 3 का 1 में गुणा प्लस 1, फिर उसके बाद 3, तो हो जाएगा 3 1 के 3 प्लस 1 बटे 3 बराबर 4 बटे 3। ये बच्चा अक्सर गलती करता है। उसके बाद शायद आज की क्लास यहीं तक है। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्लास को प्यार दीजिए कि मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लास ले करके आऊँ आप सभी के बीच, और आप सभी को बहुत अच्छा नॉलेज हो। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जैसी हो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।